आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे रोम का विस्तार। रोम का विस्तार किस प्रकार से हुआ था। रोम का विस्तार एक बहुआयामी ऐतिहासिक घटना है जो सदियों से चली आ रही, जिसे सैन्य विजय, राजनीतिक रणनीतियों, आर्थिक हितों, सांस्कृतिक आत्मसात और सामाजिक गतिशीलता सहित विभिन्न कारकों द्वारा आकार दिया गया है। इस व्यापक अवलोकन में हम रोम के विस्तार के प्रमुख चरणों, मतलब रोम का विस्तार कैसे हुआ है, अलग अलग चरणों में, अलग अलग सोपानों में, उद्देश्यों और परिणामों पर प्रकाश डालेंगे। मध्य इटली के एक छोटे से शहर, जो मध्य इटली का जो क्षेत्र था, उसके छोटे से शहर जिसका नाम है रोम, वहाँ से लेकर भूमध्य सागरीय दुनिया के प्रभुत्व रखने वाली विशाल साम्राज्य तक इसके प्रेक्षक वक्र का पता लगाने का यहाँ हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो अब ये देखिए, ये जो आपका क्षेत्र है, ये आपका रोम का क्षेत्र हो गया, ये वर्तमान का इटली है। अब इस वर्तमान की इटली में यहाँ पर आपको आता है, ये वाला बेल्ट जो है कार्थेज कहलाता है। ये जो है आपका पूरा का पूरा कार्थेज है, और ये आपका सिसिली कहा जाता है, इसको सिसिली कहा जाता है। यही पास में है, पास में सिसिली है। मतलब हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, यहीं पर सीधा पूरा का पूरा इन्होंने क्या किया, कब्जा जमाया है। किसने? रोम के साम्राज्य ने। अब देखते हैं, ये देखिए लाल रंग का पूरा चिन्ह दिख रहा है। वहीं पे आपको सिसिली मिलेगा, वहीं पे आपको कोर्सिका मिलेगा, वहीं पर सार्डिया मिलेगा, वहीं पर ब्रिटानिया मिलेगा, जो गौल क्षेत्र मिलेगा, जर्मनिया क्षेत्र मिलेगा, और यहाँ तक के जो वर्तमान तुर्की है वहाँ तक ये लोग पहुँच गए थे। ठीक है, ये आपका, इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर बता दिया। ये रोम का क्षेत्र है, दिख रहा है रोम। इस क्षेत्र को आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले नीला पट्टी जो दिख रहा है, सबसे पहले अधिकार यहाँ हुआ। उसके बाद फिर हरा पट्टी दिखेगा, इस हरा पट्टी में फिर अधिकार जमा, यहाँ यहाँ इस क्षेत्र में अधिकार जमा। उसके बाद फिर धीरे से धीरे से इस क्षेत्र पर या इस क्षेत्र पर आपका पूरा क्षेत्र ये अधिकार इनके अधिकार में होता गया। धीरे धीरे ये आपका इजिप्ट का क्षेत्र है। धीरे धीरे ये अपना अधिकार जो स्थापित करतेगा, उसी को हम क्या करेंगे, आज पॉइंट में देखेंगे। चलिए, पहला पॉइंट है प्रारंभिक गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 264 ईसा पूर्व विस्तार का नियम। जो विस्तार किया था रोम वासियों ने, रोम के लोगों ने, उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे बना। रोम के विस्तार की प्रारंभिक अवधि को इतावली प्रायद्वीप के भीतर शक्ति के सुदृढ़ीकरण की विशेषता थी। मतलब इटली था, इटली के अंतर, वर्तमान का जो इटली है उसी के अंतर्गत एक शहर है जिसका नाम है रोम। वहीं जो है एक प्रकार का मजबूतीकरण यहाँ आपको दिखाई दिया। 509 ईसा पूर्व में राजशाही को उखाड़ फेंकने के बाद, 509 ईसा पूर्व में क्या था, यहाँ राजसत्ता थी, मतलब राजा मुखिया होता था। रोम ने सरकार का एक गणतंत्र स्वरूप स्थापित किया। रोम ने क्या किया, गणतंत्र स्थापित किया। लोग चुने जाते थे और वही पार्लियामेंट में बैठते थे, जिससे सत्ता, जिसको सीनेट कहा जाता था, जिसमें सत्ता निर्वाचित पदाधिकारियों के बीच वितरित की गई। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो निर्वाचित अधिकारी थे उनके माध्यम से। रोमन ने कूटनीतिक गठबंधन और सैन्य अभियानों के संयोजन के माध्यम से धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार किया। वेई और लैटियम जैसे पड़ोसी राज्य शहरों को की विजय के मध्य इटली में रोम के आधिपत्य के लिए तैयार किया गया। आप इसमें इस नक्शे में आप देखने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका जो गाढ़ा नीला है वो रोम का क्षेत्र हो गया। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग यहीं से क्या किया, 509 ईसा पूर्व में राजशाही सत्ता समाप्त हुआ। उसके बाद फिर रोम गणतंत्र की स्थापना इस क्षेत्र में आपको दिखाई दी। ठीक, धीरे से यहाँ तक फैले। उसके बाद फिर प्यूनिक युद्ध हुआ। अब प्यूनिक युद्ध होता है कार्थेज से, मतलब सॉरी, प्यूनिक युद्ध जो हुआ है वो रोम के साथ कार्थेज, रोम प्लस कार्थेज, ये दोनों का प्यूनिक युद्ध हुआ। ये प्यूनिक युद्ध जो है 3 चरणों में होता है। रोम और कार्थेज के बीच 3 प्रमुख संघर्षों की एक श्रृंखला, प्यूनिक वॉर्स, मतलब प्यूनिक युद्ध, रोमन विस्तार के मध्य चरणों को परिभाषित करते हैं। ये क्या करते हैं, रोमन विस्तार को बताते हैं। पहला जो प्यूनिक युद्ध है 264 ईसा पूर्व से 241 ईसा पूर्व के मध्य हुआ, और इसमें रोम की नौसैनिक शक्ति अंततः सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिको पर नियंत्रण देखा गया। ये जो पहला युद्ध हुआ, इस पहला युद्ध में सिसिली पर, सार्डिनिया पर, कोर्सिको पर क्या किया, इन्होंने पराजय, मतलब विजय हासिल की। और ये यहीं उनके पड़ोस में समुद्र में, जब आपको नक्शा दिखाया जाएगा आप समझ जाएंगे। आगे आता है द्वितीय प्यूनिक युद्ध। अब द्वितीय प्यूनिक युद्ध होता है 218 से 201 ईसा पूर्व के मध्य। इसमें कार्थागिनियन जनरल
जो जनरल का नाम था हैनिबल, हैनिबल का प्रभुत्व था, मतलब कार्थागिनियन जनरल प्रभुत्व था, मजबूत था, और उसी के प्रभुत्व में जिन्होंने रोमन सेनाओं को विनाशकारी नुकसान पहुंचाया, मतलब रोमन सेना कमज़ोर पड़ गई इस समय। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, लेकिन अंततः रोमन लचीलेपन के आगे ये झुक गए। लास्ट में इनको क्या करना पड़ा, रोमन जो सैनिक हैं, रोमन लोग हैं, उनके सामने झुकना पड़ा। मतलब इस समय भी किसका पक्ष भारी रहा, रोमन पक्ष का भारी रहा। आ गया था तीसरा प्यूनिक युद्ध। तीसरा प्यूनिक युद्ध का जो समय है वो है 149 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व के परिणाम स्वरूप इसमें क्या हुआ, कार्थेज का पूर्ण विनाश हो गया, पूरा कार्थेज समाप्त हो गया, जिससे पश्चिमी भूमध्य सागर में रोम का वर्चस्व मजबूत हो गया। आइए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये आपका रोम का क्षेत्र हो गया, पहले से ही इस क्षेत्र पर अधिकार हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे पहले पहला जो ये यहाँ पे आपको कार्थेज मिलेगा, यहाँ पे आपको रोम मिलेगा, ये दोनों को क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, प्यूनिक युद्ध है, जिसको कहा गया तीन प्यूनिक युद्ध होता है। सबसे पहले देखिए सिसिली, सिसिली का क्षेत्र कौन सा है, तो ये जो द्वीप दिख रहा है ये सिसिली का क्षेत्र है। आगे आता है सार्डिनिया, सार्डिनिया का क्षेत्र, ये जो दिख रहा है ये सार्डिनिया का क्षेत्र है, जो द्वीप दिख रहा है वो सार्डिनिया का क्षेत्र है। आगे आता है कोर्सिको, कोर्सिको ये वाला आपका कोर्सिको का क्षेत्र है। तो अब देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है इस पर ये पूरा का पूरा अपना अधिकार जमा लिए कि किसमें, प्रथम प्यूनिक युद्ध में। अब इसको आप चिन्हित कर लेना, ये पहला प्यूनिक युद्ध हो जाता है। अब द्वितीय प्यूनिक युद्ध जो होता है इसमें जनरल हैनिबल जो यहाँ कार्थिया का था, जो कहाँ का था, कॉर्थेज का था, कॉर्थेज का था, ये कॉर्थेज का था, लेकिन ये भारी पड़ा, लेकिन लास्ट में इसको ही झुकना पड़ा। अब ये क्या हो रहा है, जो तीसरा प्यूनिक युद्ध हो रहा है इसमें कॉर्थेज का पूर्ण विनाश हो गया और ये पूरे के पूरे इसमें क्या हो गया, हावी हो गए, इस क्षेत्र में पूरे के पूरे क्या हो गए, हावी हो गए। और जिसका परिणाम ये हुआ कि ये जो आपका भूमध्य सागर है इसको क्या कहा जाता है, पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है इसको भूमध्य सागर कहा जाता है। नीला नीला जो दिख रहा है उसी भूमध्य सागर पर जो रोम है उसका वर्चस्व मजबूत हो गया। आप ऐसा नक्शा दे करके प्यूनिक युद्ध को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भी यहाँ पर सिसिली है, यहाँ पर सार्डिनिया है, यहाँ पे कोर्सिका है, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसमें बता सकते हैं। चलिए आगे थे ग्रीस और पूर्व की विजय। अब ग्रीस और पूर्व की विजय सबसे पहले समझ लेना, ये आपका उत्तर का क्षेत्र हो जाता है, ये आपका दक्षिण का क्षेत्र हो जाता है, ये आपका पूर्व का क्षेत्र हो जाता है। अब नक्शा समझेंगे, नक्शे से समझ जाएंगे कि पूर्व के क्षेत्र में कौन कौन सा देश था। अब ग्रीस और पूर्व की विजय, हेलेनिस्टिक विस्तार 200 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व। कार्थेज की हार के बाद, कार्थेज हार गया, कार्थेज की हार के बाद रोम ने अपना ध्यान पूर्व की ओर लगाया, हेलेनिस्टिक दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। अब हेलेनिस्टिक दुनिया में अपना क्या कर रहे हैं, प्रभाव बढ़ा रहे हैं। अब हेलेनिस्टिक क्या आएगा, इस सबसे पहले पूर्व में देखेंगे इटली, मतलब सॉरी अभी का वर्तमान का उस समय का रोम, रोम के बाद आपको ग्रीक मिलेगा, ग्रीक के बाद फिर आपको तुर्की, वर्तमान का तुर्की मिलेगा जिसको कहा जाता है अनोतोलिया, इसमें अनोतोलिया बोलेंगे। उसके बाद फिर आपको हेलेनिस्टिक दुनिया मिलेगा। इसमें देखेंगे आप जब आएगा नक्शा, मैसेडोनिया का युद्ध होता है इस समय, मैसेडोनिया का युद्ध 214 ईसा पूर्व से 148 ईसा पूर्व ने ग्रीस को रोमन नियंत्रण में ले लिया। अब ग्रीस किसके अधीन आ गया, रोमन नियंत्रण में आ गया। जबकि अनातोलिया जो वर्तमान का क्या है, वर्तमान का तुर्की है, सीरिया मिस्र ने क्षेत्रों के कब्जे ने पूर्वी भूमध्य सागर पर रोम के प्रभुत्व को बढ़ा दिया। अब वो कहाँ कहाँ कब्जा करें, ग्रीस को कब्जा कर लिए, उसके बाद फिर अनातोलिया को कब्जा कर लिए, सीरिया को कब्जा कर लिए, उसके बगल में सीरिया है, मिस्र को कब्जा कर लिए, और उसके साथ साथ इस प्रकार से पूरा उनका प्रभुत्व बढ़ गया। कौन से युद्ध में, मैसेडोनिया के युद्ध में। रोमन समाज में ग्रीक संस्कृति और बुद्धिजीवियों के समावेश ने साम्राज्य के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध किया, जिससे एक काल को ग्रीको रोमन सभ्यता कहा जाता है। इस काल को क्या कहा जाता है, ग्रीको रोमन सभ्यता कहा जाता है। आपको पता है जो ग्रीक सभ्यता है, ग्रीक जो लोग थे उन लोगों ने ग्रीक में आपको बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, तो उन दार्शनिकों का प्रभाव इन पर यहाँ क्या होता है, दिखाई देता है। ये देखिए सबसे पहले कार्थेज को हरा दिए, अब कार्थेज हार गया भाई। कार्थेज हारने के बाद अब आता है कि कार्थेज हारने के बाद इसमें अब पूरा ध्यान जो है ये आपका रोम का क्षेत्र, ये पूर्व की ओर पूरा ध्यान लगा रहे हैं, इसको कब्जा में करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, मैसेडोनिया का युद्ध होता है, तो ये वाला ग्रीस का क्षेत्र इनमें रोम के क्षेत्र में आ गया। उसके बाद फिर जबकि अनातोलिया का क्षेत्र है, अनातोलिया के बाद फिर ये आपका सीरिया का क्षेत्र है, सीरिया के साथ साथ
पूरा का पूरा जो हेलेनिस्टिक दुनिया है, ये इसको हेलेनिस्टिक दुनिया कहा जाता है। ये हेलेनिस्टिक दुनिया को पूरा का पूरा क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिए। इस प्रकार से पूरा का पूरा भूमध्य सागर, ये पूरा पूरा भूमध्य सागर नीला नीला जो दिख रहा है, ये किसके कब्जे में होगा, रोमन साम्राज्य के कब्जे में हो गया। और उसके साथ साथ ग्रीक लोग क्या है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से या कहें दार्शनिक दृष्टिकोण से समृद्ध थे, तो उसका जो प्रभाव है रोमन पर पड़ा, जिसके कारण से इस काल को कहा जाता है ग्रीको रोमन सभ्यता के रूप में इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। आगे आता है गृह युद्ध होता है। अब गृह युद्ध और शाही विस्तार, गृह युद्ध और शाही विस्तार 146 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी मतलब सीई साम्राज्य में संक्रमण होता है। समाज में कहीं क्या होता है, गृह युद्ध होता है, षड्यंत्र चलता है अंदर ही अंदर। तो दिवंगत गणतंत्र में प्रतिस्पर्धी गुटों के बीच आंतरिक कलह और सत्ता दिखाई देने लगा। अब ये सब क्या है, इसका रोम साम्राज्य का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अब रोम साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, जो प्रतिस्पर्धी गुट बनते गए और आंतरिक कलह होते गया, जिसके कारण से क्या देखा गया, सत्ता संघर्ष देखा गया, जिसके कारण से सत्ता संघर्ष देखा गया, जिसकी परिणति जूलियस सीजर के उदय और रोमन साम्राज्य की स्थापना के रूप में हुआ। अब इसकी परिणति क्या हुआ, जूलियस सीजर का उदय होता है। सम्राटों विशेष रूप से अगस्त के तहत रोम ने सापेक्ष स्थिरता की अवधि का अनुभव किया, जिसे पैक्स रोमाना 27 ईसा पूर्व से 180 ईस्वी के रूप में जाना जाता है। मगर ऑगस्टस का भी क्या होता है, उद्भव होता है। ये भी क्या है, शाही विस्तार होता है। अब इस समय के दौरान साम्राज्य में गौल, आधुनिक फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनिया और उससे आगे तक अपना विस्तार जारी रखा, जो अक्सर क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता से प्रेरित था। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब ये सब युद्ध होता है, आपका प्यूनिक का युद्ध हो गया, प्यूनिक के बाद फिर एक और युद्ध हुआ, इसमें पूरा का पूरा पूर्व क्षेत्र क्या हो गया, ये पूर्व का क्षेत्र आपको कब्जे में ले लिया। अब उसके बाद फिर ये आपका जो शाही युग आता है, रोमन में शाही युग आता है। अब शाही युग जैसे आ गया, तो उसके बाद फिर ऑगस्टस आ गए और आपको जूलियस सीजर आ गए। तो इन लोगों ने क्या किया, गौल का क्षेत्र, गौल को कहा जाता है आधुनिक फ्रांस, ये गौल का क्षेत्र को कब्जा में लिया। गौल के बाद फिर ब्रिटेनिया को लिया, ये ब्रिटेन का क्षेत्र को कब्जा में लिया। फिर ये जर्मनी का क्षेत्र, इन जर्मनी के क्षेत्र को कब्जा में लिया और उसके आगे तक और भी अपना विस्तार वो जारी रखे, और इससे आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता के अनुसार और क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये लोग क्या करते रहे, अपना साम्राज्य विस्तार करते रहे। देखिए, अब ये वाला विस्तार तो हो ही गया, इधर का विस्तार हो गया, इधर भी है ये कार्थेज का क्षेत्र, और ये इधर का क्षेत्र विस्तार हो गया, इधर का क्षेत्र पूरा विस्तार हो गया। इस प्रकार से पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, पूरा रोमन साम्राज्य में क्या हो गया था, आ गया था। भले उस समय गणतंत्र रहा हो, भले उस समय शाही सत्ता रही हो रोमन में, लेकिन वो उसमें क्या हो गया था, समाहित हो गया था। आ जाता है सीमा और सीमाएं। सीमा देखते हैं। अब इसकी जो सीमा थी, पहली तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व रक्षात्मक विस्तार। पहली शताब्दी ईस्वी तक रोम यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के विशाल भूभाग को कवर करते हुए अपने क्षेत्रीय चरम पर पहुंचा था। अब आपको पता है, इससे पहले देखे हैं कि पहली शताब्दी ईस्वी में जो रोम था, वो क्या हुआ, आपका रोम का जो क्षेत्र है वो आपका यूरोप का क्षेत्र, ये आपका यूरोप का क्षेत्र, और आपका उत्तरी अफ्रीका, ये वाला उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र, और मध्य पूर्व, ये जो मध्य पूर्व का जो क्षेत्र है, इस भूभाग को क्या किए, अपने में समाहित करते हुए वो क्या किए थे, अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किए थे, अपने आप को स्थापित किए थे। हालांकि इतने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, जिसके कारण सीमाओं की किलेबंदी हुई और ब्रिटेन में हैड्रियन वॉल और जर्मनिया में लाइम्स जैसी रक्षात्मक बाधाओं की स्थापना हुई। अभी क्या कर रहे हैं, सीमा को एकदम मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीमा की किलेबंदी होती है, ब्रिटेन में हैड्रियन वॉल मतलब दीवार होता है, और जर्मनिया में लाइम्स जैसी रक्षात्मक जो सुरक्षा है उसको बनाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों के बावजूद जर्मनी के जनजातियों, पार्थियनों और बाद में सस्सानीड्स के बाहरी दबाव ने रोमन संसाधनों पर दबाव डाला और साम्राज्य के अंततः पतन में योगदान दिया। मतलब देखो, अब किसी को आप कब्जा कर लिए हो तो वो तो विरोध करेंगे ना। तो इस समय जो है जर्मनी का जो क्षेत्र था, जर्मनी को जो आपने कब्जा में ले लिया था, पार्थियनों को आपने कब्जा में ले लिया था, सस्सानीड्स को आपने जो कब्जे में ले लिया था, ये क्या करते थे, ये रोमन संसाधनों पर दबाव डालते थे और साम्राज्य के और इस प्रकार से बाहरी दबाव होता था और रोमन संसाधनों पर दबाव डाला और साम्राज्य के लास्ट में अंततः क्या हो गया, पतन हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो 5वां नंबर का जो पॉइंट है, इसमें सीमाएं और आपको
जो रक्षात्मक विस्तार है वो हुआ और उसके साथ साथ उसका पतन यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद फिर छठा नंबर का पॉइंट है इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? रोम के विस्तार के सैन्य विजय और क्षेत्रीय कब्जे से दूरगामी परिणाम थे। बहुत दूरगामी इसका प्रभाव दिखाई दिया। इसने भूमध्य सागरीय दुनिया भर में लैटिन भाषा, रोमन कानून, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक प्रणालियों के प्रसार की सुविधा प्रदान की, जिससे भविष्य की सभ्यताओं के लिए आधार तैयार हुआ। मतलब रोम का जब विस्तार हुआ तो उसके साथ उसकी भाषा गई, उसका कानून गया, उसका जो आर्किटेक्ट है वो गया, उसकी शासन प्रशासन प्रणाली गई। रोमन साम्राज्य में विविध संस्कृतियों का समावेश हुआ, यद्यपि अक्सर जबरदस्ती के माध्यम से। परिणाम स्वरूप समन्वयवाद और सांस्कृतिक संस्करण हुआ, जिसने बाद के यूरोपीय समाजों की पहचान को आकार दिया। मतलब रोमन साम्राज्य का सांस्कृतिक समावेशन हुआ और क्या है, जबरदस्ती थोप देते थे लोग, और जिसके कारण से ये इसका कहीं ना कहीं उसका असर हुआ। परिणाम स्वरूप समन्वयवाद और सांस्कृतिक मेल जोल का एक प्रकार का नया यूरोपीय समाज का जो है पहचान यहाँ पर दिखाई देने लगा। आगे है 7वां नंबर का है विरासत और इतिहास लेखन। रोम के विस्तार की विरासत आधुनिक समय में भी गूंजती रहती है, जो दुनिया भर की राजनीतिक रचनाओं, कानूनी प्रणालियों, भाषाओं और सांस्कृतिक मानदंडों को प्रभावित करती है। मतलब उसकी विरासत ये है कि रोम साम्राज्य उस समय जो स्थापित हुआ था उसका जो बोलबाला है वो आज भी है। उसकी राजनीतिक संरचना, उसका कानूनी प्रणाली, भाषा, सांस्कृतिक मानदंड सबको प्रभावित करती है। रोमन विस्तारवाद का अध्ययन इतिहास लेखन में यह एक केंद्रीय विषय रहा है। विद्वान इसके उद्देश्यों, तरीकों और प्रभावों पर बहस व्यक्त करते हैं, वाद विवाद करते हैं, जबकि कुछ लोग रोम को एक सभ्य शक्ति के रूप में देखते हैं जो प्राचीन दुनिया में व्यवस्था और स्थिरता लाती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि बड़ा अच्छा था, सभ्य शक्ति थी जिसने दुनिया में क्या लाया, स्थायित्व लाया। अन्य लोग इसके साम्राज्यवाद और विजित लोगों के शोषण की आलोचना करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो इसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं कि ये दूसरे का क्या करते थे, शोषण करते थे। तो अलग अलग क्या है इसमें आपको विचार आपको मिलेंगे। आगे निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि एक छोटे से शहर राज्य से एक विशाल साम्राज्य तक रोम का विस्तार एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी, जो सैन्य विजय, राजनीतिक रणनीतियों, आर्थिक हितों और सांस्कृतिक आत्मसात के संयोजन से प्रेरित थी। हालांकि इससे कानून, शासन और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, लेकिन इसके परिणामस्वरूप अनगिनत लोगों और संस्कृतियों को अधीनता भी मिली। रोमन विस्तार की गतिशीलता को समझने से साम्राज्य निर्माण की जटिलताओं और प्राचीन सभ्यताओं की स्थायी विरासत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये था रोम का विस्तार।